एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएचएससी का पेपर जिसमें हम देखेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है। तो इस पेपर में मैं जो खास करने वाली हूँ, मैं आपको इंटरनेट पर गूगल पर जाके इनको दिखाऊंगी भी, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो सही हैं या नहीं है। सो हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो इंडियन इकोलॉजी कहाँ पे है। तो ये इग्नू मेन रोड ब्लॉक डी जो है ये साकेत न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर ये स्थित है। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अब स्थित है। यानी कि अगर इसके लिए हम थोड़ा सा हमें इंडिया का मैप देखना पड़ेगा। तो अगर हम मैप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मैप है, जहां पर आप देखते हैं कि नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे तो साउथ नीचे पड़ेगा, नॉर्थ ऊपर पड़ेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये त्रिपुरा है ना, और वैसे तो झारखंड का भी काफी एरिया ऊपर पड़ा है, लेकिन अगर हम इस तरह से देखें तो एमपी का भी काफी हिस्सा पड़ा है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये जो त्रिपुरा को बिल्कुल नीचे से टच होकर निकल रही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर, जो मेरे लास्ट वीडियो में मुझसे रॉन्ग हो गया था। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जो स्टेट है वो इकोनॉमिक तो टॉप रैंक पर है, बट सेक्स रेशियो के बेस पर ये लोएस्ट है। तो गाइस जब मैंने इसको चेक किया तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। सो वो डाउट मैं आपके सामने रखती हूँ कि जो एमपी है, तो एमपी का जो सेक्स रेशियो है वो है 930 930, एंड यहाँ पे वेस्ट बंगाल का जो सेक्स रेशियो है वो 947 है, एंड महाराष्ट्र का जो सेक्स रेशियो है वो है 925, और जो हरियाणा का सेक्स रेशियो है 877। तो यहाँ पर अगर हम सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हरियाणा जो है वो सबसे लोएस्ट है। तो आप यहाँ पूछा जा रहा है कि लोएस्ट कौन है सेक्स रेशियो में, तो लोएस्ट तो है यहाँ पे हरियाणा। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी की रैंक सबसे ज्यादा किसकी है। तो इकोनॉमिक इनमें जो रैंक सबसे ज्यादा है वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की अगर आप रैंक देखेंगे तो लगभग 32 लाख करोड़ समथिंग है। एंड हम अगर यहाँ पे एमपी की बात करें और वेस्ट बंगाल, तो एमपी 9 के करीब है और वेस्ट बंगाल आपका 14 के करीब है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र पहले नंबर पे आ रहा है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे आ रहा है सेकेंड नंबर पर, और एमपी यहाँ पे आ रहा है थर्ड नंबर पर, और हरियाणा का लगभग 7 है, तो ये आ रहा है 4th रैंक पे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर महाराष्ट्र या हरियाणा दोनों में से क्या हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया है। इकोनॉमिक टॉप रैंक पर ये है और लोएस्ट सेक्स रेशियो में ये है। सो राइट आंसर क्या होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो सबसे लोएस्ट जो सरफेस है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी होगी। सो गाइज आप देख सकते हैं कि ये ट्रोपोस्फियर होती है, द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर की। ये जो है एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं तो अर्थ से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये अर्थ की सरफेस के पास में सबसे लोएस्ट लेयर। सो अगर गाइज हम बात करें कि इंडिया का जो जीडीपी था 20 से 21 के दौरान जो पहली तिमाही थी, इसमें जो सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की गिरावट आई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो इसका जो आंसर बताया है मैं आपको दिखाती हूँ, इंडिया जीडीपी कंट्रास्ट बाई 23.9% इन Q1। तो ये बिगेस्ट क्रैश था अभी तक का, इससे ज्यादा कभी भी नीचे नहीं गई है, ये सबसे बड़ी गिरावट थी। तो ये Q1 में पूछी गई थी, तो राइट आंसर इसका 23.9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विच टाइप ऑफ बैंक हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एज अ डिफरेंशिएट बैंक। तो डिफरेंशिएट बैंक का कंसेप्ट समझते हैं। सो डिफरेंशिएट बैंक जो है ये आरबीआई जिनका लाइसेंस प्रोवाइड करता है, जिससे सर्विस और प्रोडक्ट्स को दिया जा सके। तो इसका जो एग्जांपल हो सकता है कि जैसे यहाँ पर जो आपका पेमेंट बैंक है और आपका तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स का है, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंशियल जो बैंक होती हैं उनको हम डिफरेंशिएट बैंक की तरह जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 and 2, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को देखते हैं हम कि हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया
फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड। ये लास्ट उसमें गलत हो गया था मुझसे क्वेश्चन बाय मिस्टेक। तो इसमें इंडिया में कभी नेवर कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा था। एक बार लगने वाला था कि जब ये कहा गया था कि जब बहुत ही ज्यादा पैसों अभी मोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें पैसों के पुराने जो नोट थे उनको बंद किया गया था, उस समय ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसके बाद करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है। सो द इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन देहरादून इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देहरादून। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंधन विकास योजना के अंदर किस राज्य को आदर्श मॉडल राज्य घोषित किया गया है। की वेबसाइट है pib.government.in। इस पे लिखा है कि मणिपुर इज पर्टिकुलर विच हैज इमर्ज्ड एट द चैंपियन स्टेट वेयर द वन धन प्रोग्राम हैज इमर्ज्ड एज मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस मंत्री के नाम पे रखा गया है। सो गाइज आप देख सकते हैं काफी न्यूज में भी था कि प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं दीपो उत्सव 2019। तो ये उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सेलिब्रेट किया गया था। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि अयोध्या का जो दीपोत्सव है 2019 में किया गया था। इसमें बहुत सारे 6 लाख से ज्यादा लोगों ने दीपों को प्रज्वलित किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा अयोध्या इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नागोजी ओकांजो कहाँ की हैं। महिला पहली बार संभालेंगी WTO की कमान। तो ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। इनका नाम है डॉक्टर एनगोजी ओकांजो इवेल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है इसको लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है। तो इसमें जो मध्य प्रदेश है ये सेकंड है और इससे पहले कर्नाटका ने इसको सबसे पहले लागू किया था। तो सही जो आंसर होगा वो कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। सो क्वाड में आप देखते हैं यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो इसके मेंबर हैं, लेकिन इसमें जो साउथ कोरिया है वो इसका मेंबर नहीं है। सो सही आंसर इसका वी होगा। अगला क्वेश्चन है 15 की टीचर की परफॉर्मेंस को हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। तो रेटिंग स्केल एक तरह से क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव तरीके से आंसर कर सकते हैं। इसमें जो FIACS है जो फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस है, इसमें हम क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन को एनालिसिस करते हैं, ना कि टीचर्स की परफॉर्मेंस को। तो इसका आंसर सी होगा। इसके बाद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल एज नोन एज। तो इसको हम वैसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। इसकी हम देखते हैं डेफिनेशन। तो पिक्टोग्राफ क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग इमेजेस। तो इमेजेस और सिंबल्स का हम यहाँ प्रयोग करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। ये वैसे थाईलैंड में हुई थी। सो वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल इन 1990 ये हुई थी आपकी थाईलैंड में, और इसमें एजुकेशन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बताई गई थी। और ये अगर हम देखें तो थाईलैंड में एक जगह है जिसका नाम है जोमितियान। यस, जोमितियान, ये थाईलैंड में जोमितियान में हुई थी जिसमें एजुकेशन फॉर ऑल का बात की गई थी। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है गाइस कि जो रीजन वाइज हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए यूजीसी ने 6 सेंटर ओपन किए हैं, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु। इसका आंसर क्या होगा। सो बेसिकली इसका आंसर इनमें से कोई भी सही नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम यूजीसी की वेबसाइट पे इसको चेक करते हैं। तो यूजीसी की जब वेबसाइट पे जाते हैं तो रीजनल ऑफिसेस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हैदराबाद का है ये एस्टेब्लिश हुआ है 1994 में, प्लस यहाँ पे जो ये गुजरात में है, जो सारी महाराष्ट्र, गुजरात सारी स्टेट को देखता है, ये एस्टेब्लिश हुआ है पुणे वाला आपका 1994 में। एंड जो आपका भोपाल है ये भी 1994 में है। दिल्ली वाला जो है इसका डेट नहीं दिया हुआ है साइट पे। एंड अगर हम बात करें गुवाहाटी का तो ये 1995 है। एंड कोलकाता 1996 है। एंड जो आपका बेंगलोर में है वो 1990
में इस्टेब्लिश हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर पे जाते हैं तो 94 से स्टार्ट हो रहा है और 99 पे खत्म हो रहा है, बट आंसर में इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है कि 94 से स्टार्ट होके 99 पर जाए। सो इसका मे भी आंसर बी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जा सकता है। सो गाइज बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन, अगर हम ये देख लें कि इसमें से रैंडम सैम्पलिंग कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग की अगर हम टाइप देखते हैं तो रैंडम सैम्पलिंग आपकी यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग की अगर हम टाइप की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि यहाँ पे जो पर्पसिव या फिर सो उद्देश्य न्यायादर्श होता है, इसमें रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट इन डिजिटल सिस्टम, तो यहाँ पर एक बिट में हम 2 मोस्टली करेक्टर को सेव कर सकते हैं, वहीं बाइट में 256 करेक्टर को हम कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बिट इज द करेक्ट आंसर। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड अगर हम बात करें ब्लू रे डिस्क का यूज हम एज ए एक्सटर्नल डिवाइस स्टोरेज कर सकते हैं। तो अगर हम ब्लू रे का बात करें तो ब्लू रे जो टाइप है यहाँ पे डिस्क का, सो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो ब्लू रे डिस्क जो होता है बीडी, जैसे हम डीवीडी या फिर सीडी का जो यूज करते हैं उसी तरह से ये ऑप्टिकल स्टोरेज होता है जिसपे हम काफी सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए, बट फिर भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा है कि ब्लू रे डिस्क को एज ए राइटर भी यूज किया जा सकता है। तो कभी कभी हो सकता है इंटरनल की तरह भी यूज हो सके क्योंकि इसको राइट कर सकते हैं। सो मे बी इसका आंसर या तो बी होगा कि बी तो डेफिनेट सही है कि एक्सटर्नल डिवाइस तो है ही, बट ए और बी दोनों में से कंफ्यूजन है, ए बी और डी में से। तो 22 को आप एक बार रीचेक कर लें। 23 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस, तो यहाँ पर स्कैनर 100% सही है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है। दैट इज जनरली कंसीडर एन इनपुट डिवाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। 1 मेगाबाइट कितने के इक्वल होता है, तो 1 मेगाबाइट के अंदर कितने कैरेक्टर आते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 मेगाबाइट को अगर हम डेसिमल में देखें तो इसमें 1000 के भी आते हैं, और 1 मेगाबाइट को अगर हम बाइनरी में चेक करते हैं इसमें 1024 कैरेक्टर आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 1024 होगा। तो आप देख सकते हैं कि 1024 किलोबाइट इज द करेक्ट आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के कितने टाइप हैं। तो इन्वायरमेंटल अगर पॉल्यूशन की बात करें तो वो पॉल्यूशन जो इन्वायरमेंट में होता है। तो इन्वायरमेंट में आप देख सकते हैं कि ये जो सभी पॉल्यूशन है जैसे वाटर, एयर, सॉइल, थर्मल, रेडियो एक्टिव, नॉइज, ये सारे जो हैं वो बेसिकली पॉल्यूशन जो हैं वो इन्वायरमेंट में ही पाए जाते हैं। अगर हम थोड़ा समझें कि पर्यावरण प्रदूषण यानी कि इन्वायरमेंट में होने वाला पॉल्यूशन, तो पहले जो थ्योरी थी उसमें वाटर, नॉइज और लैंड यानी कि जल, थल और वायु में होने वाला जो प्रदूषण था उसको ही इन्वायरमेंटल प्रदूषण बोलते थे। लेकिन जो न्यू रिसर्च है उसमें मैंने देखा है तो जो नॉइज पॉल्यूशन है इसको भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में कंसीडर किया गया है। आप देखते हैं कि इसका आयोग सही आंसर की क्या मानता है। तो इसके लिए मैंने एक रिसर्च अभी पढ़ी थी जिसमें ये क्लियरली लिखा है कि जो नॉइज पॉल्यूशन है इसको भी कंसीडर किया गया है। तो ये रिसर्च है, आप जाके वेबसाइट पे इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर ही आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल्स हैं वहां पे उन्होंने नॉइज पॉल्यूशन को भी रखा है। तो एक बार आप देख सकते हैं कि एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, नॉइज एंड रेडियो एक्टिव एंड थर्मल पॉल्यूशन को इन्होंने यहाँ पे 6 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो एक बार आप इसका आंसर जरूर रीचेक कर लेंगे क्योंकि या तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही हैं, या फिर इसका जो आंसर होगा कि ओनली 1st एंड 2nd करेक्ट है। तो इसका आंसर 1, A और D में से कुछ हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, तो ये रविवार 22 मई को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे है जो 22 मई को सेलिब्रेट होता है। इसके बाद करें 4th वर्ड इज यूज्ड फॉर द कंट्रीज, तो 4th वर्ड जो है ये जो लीस्ट यानी कि सबसे कम जो विकसित हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो हाशिए पे जो लोग स्थित हैं उनके लिए यूज होता है।
आप देख सकते हैं कि फोर्थ वर्ड द मोस्ट अंडर डेवलप्ड, जो पॉवर्टी मार्जिनलाइज्ड रीजन्स या जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की जो डेवलप नहीं हुई है, मार्जिन पे है, सबसे कम जो विकसित है उनके लिए यूज होता है, तो न्यूनतम विकसित के लिए। ये लास्ट सेट में मुझसे गलत हुआ था क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं बात मिस्ट्रैल। तो मिस्ट्रैल जो है वो रोहन वैली में चलने वाली पवन है, इसको देख सकते हैं आप, मिस्ट्रल विंड। सो मिस्ट्रल विंड जो है कोल्ड है और ड्राई है, ये साउथर्न फ्रांस एंड ब्लो डाउन फ्रॉम द नॉर्थ अलोंग लोअर रोहन रिवर वैली टूवर्ड द मेडिटेरियन सी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मिस्ट्रल होगा। इसके बाद करते हैं, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट हैं वो बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा संपन्न है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। इसके बाद 30 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो इसके लिए किसी तरह का एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। सो बीटी कल्चर है, ओलियो कल्चर है, पीसी कल्चर है, बेजी कल्चर है। बेजी कल्चर वेजिटेबल के लिए होता है, तो बी का आंसर जो वन होना चाहिए, तो बी का आंसर वन जो हो रहा है डी में हो रहा है, सो राइट आंसर डी। सो आई होप गाइज कि ये सारे आंसर सही हो। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज आप कमेंट करके बताएंगे, उसको हम जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।